जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 332 में। आज तारीख है 29 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। आप सभी के समक्ष एक सूचना है कि पिछले रोज यानी 28 अगस्त का डेली डोज हम नहीं ला सके थे क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन थे। ठीक है, कुछ निजी काम भी अपने होते हैं, लेकिन हमने उन प्रश्नों को भी इस डेली डोज में समाहित करने का प्रयास किया और आने वाले 2-3 डेली डोज तक उन सभी प्रश्नों को 2-2 4-4 करके सभी डेली डोज में समाहित कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। आगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी 28 अगस्त से प्रश्न बने होंगे उन सभी प्रश्नों को हम आपके समक्ष धीरे धीरे ला देंगे। ठीक है, बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। डाटा अनियमितता समीक्षा हेतु विश्व बैंक ने किस वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन रोक दिया है? उत्तर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या है? इसको हिंदी में कहें तो हम कहते हैं उद्योग सहजता सूचकांक। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसके माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि किस देश में व्यापार करना कितना आसान है और किस देश में व्यापार के अवसर कितने अच्छे हैं। ठीक है, अर्थात कहां पर हमारा व्यापार अधिक ज्यादा उपयोगी हो सकता है और हम उसको डेवलप इजीली कर सकते हैं। ठीक, और इसी इंडेक्स में 2017 से लेकर के 2020 यानी अब तक जो न्यूजीलैंड वो टॉप स्थान पे बना है, यानी 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी और 2020 में भी फर्स्ट रैंक किसको मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ? तो न्यूजीलैंड को मिला है। ठीक है, और दूसरा रैंक किसका है? तो सिंगापुर का है, जबकि अपने देश भारत का रैंक 2020 में 63वां है यानी 63, 2019 में 77 था और 2018 में 100 रैंक पे था, यानी कि अपना देश भारत भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पे एक टर्म और है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। तो हम विश्व बैंक के भी बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड बैंक दोनों के बारे में आपको पीछे के डेली डोज में बताया भी है, लेकिन हमारा ये रिवीजन टाइम चल रहा है तो रिवाइज कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी। अब ध्यान देंगे कि यहां पर एक बहुत ज्यादा पजल्ड क्वेश्चन बनता है क्या कि कहीं हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं 189 और कहीं देखते हैं 173। तो दोनों सही है। कैसे? क्योंकि IBRD के तहत वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य देश हैं वो 189 है, जबकि IDA के तहत जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं वो 173 हैं। अब जैसे IDA का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। तो इसके तहत देखें तो 173 वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे IBRD का फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी इसका हिंदी क्या होगा? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। तो इसके तहत अगर सदस्य देश देखें तो वो होंगे 189। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि जो उसके सदस्य देश हैं उनके पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के कार्यों में उनको इकोनॉमिकली हेल्प करना, यानी आर्थिक सहायता पहुंचाना है। यानी इसी को अगर हम मोटे तौर पे हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत है कि अगर हम किसी की इकोनॉमी हाई कराना चाहते हैं, यानी कि वहां से हम पॉवर्टी को कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? वो है डेविड मालपास और CEO कौन है? अंशुला कांत। ठीक है, और वो इसका हेडक्वार्टर आपने देखा कहां है? वॉशिंगटन डीसी। तो इतनी जानकारी थी हमारे पहले प्रश्न से संबंधित और इन सभी चीजों को आप लिखते चले क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो हम आपसे प्रश्न लास्ट में पूछते हैं उस प्रश्न को आप किसी भी परिस्थिति में इग्नोर न करें। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। किस नदी के किनारे मलबे से 1200 साल पुराना शिव मंदिर मिला? उत्तर है अर्जुन नदी, तमिलनाडु। कहां पे? अर्जुन नदी तमिलनाडु के क्षेत्र में। अब ध्यान देंगे यहां पे कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वो है एडापड्डी के पलानी स्वामी, जबकि वहां के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो इन दोनों फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। संस्कृति मंत्रालय ने कितने नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्षेत्र की घोषणा की है? उत्तर है 7, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने कुल 7 क्षेत्रों की घोषणा की है। किसके तहत? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्षेत्र के तहत। अब यहां पे आप ध्यान देंगे कि अभी केंद्रीय
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जिनको कि स्वतंत्र प्रभार मिला, किनको? प्रहलाद सिंह पटेल को। और इन्होंने ही उन 7 जगह को लोकेट किया है। तो कौन कौन से वो 7 जगह उनका नाम देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर को, तमिलनाडु में त्रिची को, उत्तर प्रदेश में 2 जगह, एक मेरठ और एक झांसी, इन दोनों को, कर्नाटक में हम्पी को, और वेस्ट बंगाल में किसको? रायगंज को, और गुजरात में राजकोट को। यानी इन 7 जगहों, इन 6 राज्य में इन 7 जगहों को लोकेट करा गया, ठीक है। और इन 7 जगहों का नाम आप ध्यान रखेंगे, खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मेरठ और झांसी का नाम किसी भी परिस्थिति में इस कार्य के लिए, यानी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन के मामले में जो उनका नाम लोकेट हुआ, संस्कृति मंत्रालय ने किया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्षेत्र के तहत, उसका नाम आप किसी भी सूरत में याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहां के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जिनको जो कि एक और जगह की गवर्नर है, कहां की? मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद रखा करें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कौन सा देश 10 लाख रोहिंग्याओं को भसान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करेगा? तो भसान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करेगा कौन? बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है किससे? भारत से। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा भारत का किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा लंबा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं ये भी हमने आपको पीछे बता रखा है। तो आप वहां से या फिर गूगल से उसको सर्च करके और इन चीजों को भी आप रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तीनों सेनाओं को मजबूती हेतु एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कहां होगी? उत्तर है प्रयागराज। और इसी प्रयागराज को इससे पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? इलाहाबाद के नाम से, ठीक है। तो इलाहाबाद को का ही नाम क्या है? प्रयागराज। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तर है टिकटॉक। और ये हमको और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टिकटॉक इस समय अभी भी बहुत सारे देशों ने बैन किया, जिसकी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ध्यान देंगे क्या रीजन था केविन मेयर के इस्तीफा देने का, ठीक है। तो केविन मेयर जो हैं वो अब तक टिकटॉक के क्या थे? सीईओ थे, ठीक है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जो ये केविन मेयर हैं ये कहाँ के हैं? अमेरिकी हैं, ठीक है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही ये भी कहा था जो टिकटॉक की मूल कंपनी, जिसको हम पेरेंट कंपनी कह सकते हैं, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। जैसे हमने बताया था आपको गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट इंक। उसी तरीके से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन है? बाइट डांस। और उसी को ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा था कि किसी भी अमेरिका कंपनी को आप इसे बेच दें, और लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। और इसके बाद उन्होंने केविन मेयर पे दबाव बना करके और क्या किया? उनसे इस्तीफा दिया वहां से। अब केविन मेयर का जगह कौन लेगा? तो केविन मेयर की जगह लेंगी वैनेसा पॉपअप्स। कौन? वैनेसा पॉपअप्स। तो वैनेसा पॉपअप्स का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इनको पूर्ण रूप से नहीं, अंतरिम प्रभार मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इनका नाम ध्यान रखेंगे। किनका? वैनेसा पॉपअप्स का। ये किसका जगह ले रही है? केविन मेयर का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत चौथे चरण में कितने हवाई मार्ग मंजूर हुए? उत्तर है 78, यानी 78। कितने? 78। अब ध्यान देंगे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी। अब एक बात यहां से ध्यान देते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कौन सा है? तो वो है उड़ान। और उड़ान का फुल फॉर्म क्या होगा? उड़े देश का आम नागरिक। क्या होगा? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और इसी योजना के तहत, यानी इसी उड़ान योजना के तहत उन्होंने चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है, ठीक है। और ये जो मंजूरी दी है वह यह देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय स्थान से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस अनुमोदन प्रक्रिया में उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय मार्गों को भी सम्मिलित
करके प्राथमिकता दी गई है। तो इतनी बात आप इस प्रश्न से ध्यान रखेंगे, जिसमें मुख्य फैक्ट किया था उड़ान का फुल फॉर्म आपको क्या होगा, ठीक है। कितने टोटल नए मार्गों को मंजूरी दी है, 78, ठीक है। किस स्कीम के तहत, तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। कौन इसके मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी। तो ये बात आपको और ज्यादा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन कहां शुरू हुआ, उत्तर है नई दिल्ली। आप इस प्रश्न को एज इट इज याद रखेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट का चांस नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। एक जिला एक फसल योजना के तहत तमिलनाडु किसकी खेती की जा रही है, यानी तमिलनाडु में किसकी खेती की जा रही है, तो उत्तर है अंगूर, ठीक है। और अंगूर का एक बहुत ज्यादा फेमस नाम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अंगूर को ही द्राक्षा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, द्राक्षा के नाम से। और ये एक समय एक रीजनिंग का प्रश्न बना था, मुझे जहां तक ध्यान है, ठीक। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, एक तरफ अंगूर दिया था और ऑप्शंस में द्राक्षा दिया था। जैसे अन्य फल होते हैं ना, उनका नाम देकर के उनके बगल में उनके और एक सब्स्टिट्यूट नाम दिए हुए थे, उसी तरह से ये प्रश्न बना था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 में। हाल ही में समुद्री तूफान लारो किस देश से टकराया, उत्तर है अमेरिका। किससे, अमेरिका से। तो आप लारो तूफान और अमेरिका का नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरह। हाल ही में कोविड-19 के कारण चर्चित बराक घाटी किस राज्य में स्थित है, उत्तर है असम में। कहां है, असम में। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और वहां के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। एक बात आप यहां से और भी जान देंगे कि असम के दक्षिण में स्थित नदी घाटी जो कि बराक नदी घाटी है, ठीक है। यानी कि बराक नदी के नाम पर ही ये जो बराक नदी घाटी है इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो नदी घाटी है वो चाय की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि यहां पर चाय का उत्पादन असम बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो बराक घाटी जो है वो बराक नदी की वजह से चर्चित है, और ये बराक नदी घाटी जो है वो चाय के फसल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रसिद्ध क्रिकेटर कोच वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है, उत्तर है क्रिकेट द्रोण। अब ध्यान देंगे कि ये जो वासु परांजपे हैं इनका पूरा नाम क्या है, ये भी प्रश्न बन सकता है हमसे। तो इनका पूरा नाम है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। क्या, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। और इन्हीं पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण, जो कि आने वाले 2 सितंबर 2020 को विमोचित किया जाएगा, यानी उसका विमोचन होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे कि इसमें किसने किसने सहयोग किया। तो यह पुस्तक जो वासुदेव जगन्नाथ परांजपे हैं इनके पुत्र और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतीन परांजपे के साथ मिलकर के क्रिकेट पत्रकार कौन है, तो इनका नाम भी आपके लिए ध्यान होगा कि कौन से क्रिकेट पत्रकार हैं जिन्होंने ये लिखा है। तो वो है आनंद बसु, यानी कि आनंद बसु क्रिकेट पत्रकार जो है उन्होंने यह लिखा है, ठीक है। और इसे पब्लिश किसने किया उसका भी नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसे पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन द्वारा। किसके द्वारा, पेंगुइन द्वारा। और एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि इसमें किस किस की जीवनी को समाहित करने का प्रयास किया गया। तो उस समय के जो क्रिकेटर थे गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इन सभी के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा किसका, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे का, ठीक है। तो इन लोगों का भी नाम वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के इस पुस्तक में यानी क्रिकेट द्रोण में नाम डाला गया और इनके भी जीवनी पर प्रकाश डाली गई है। तो इतनी जानकारी थी हमको इस प्रश्न संख्या 12 से। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कौन सा राज्य वर्ष 2021 में अपने यहां डीजल गाड़ी परिचालन बंद करेगा, उत्तर है बिहार। अपना राज्य बिहार जो है वो क्या करेगा कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों का परिचालन जो है वो वर्ष 2021 से अपने यहां बंद करने की घोषणा करी है। अब ध्यान देंगे कि बिहार से जो स्टूडेंट अभी हाल ही में बिहार के पेपर देने वाले होंगे उनके लिए एक दो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कोविड से संबंधित एक ऐप लॉन्च करा है बिहार ने, कौन सा ऐप, संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप का काम क्या है कि वो किस हॉस्पिटल में कितने कोविड के बेड अभी खाली हैं, कितने पेशेंट हैं, आपके एरिया में कोविड की क्या स्थिति है, आपको कोविड से अगर कोई समस्या होती है तो आप कहां पे इनरोल करेंगे खुद को, इन सभी चीजों की जानकारी संजीवनी ऐप प्रदान करेगा। और इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है किसने, बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है। और एक बात आप और भी ध्यान देंगे कि एक प्रश्न और भी बनता है, अक्सर ये प्रश्न बनता है कि जो राज्य होता है, ठीक है, और राज्य ओरिएंटेड अगर एग्जाम होता है तो वहां के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक,
उनका नाम जरूर आपसे पूछ लिया जाता है। तो पटना हाईकोर्ट में टोटल लगभग 48 जजेज हैं, ठीक है, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश के नाम पे कौन है, संजय करोल। तो संजय करोल का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, फागू चौहान, तो उनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है, ठीक। तो अब ये हो गया अटल रोहतांग टनल। एक तरह से कहें तो रोहतांग टनल का ही नाम बदल करके, ठीक है, क्या कर दिया गया, अटल टनल, लेकिन हम इसको पूरा पढ़ेंगे अटल रोहतांग टनल। अब यहां पे ध्यान देंगे आपकी जो अटल रोहतांग टनल है वो है कहां, तो ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जो है उसी के अंदर ये टनल बनाया गया है, ठीक है। और ये टनल का काम 2010 से ही शुरू हुआ, तो उस समय इसका नाम रोहतांग टनल था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब आई और तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, ठीक, उनके नाम पर इसका नाम बदल करके रख दिया। और ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ध्यान देंगे इसमें टर्म मैं यूज कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट टनल नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं लॉन्गेस्ट रोड टनल है, यानी सबसे लंबा सड़क सुरंग है ये, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो है वो लेह मनाली हाईवे पर है, किस पे, लेह मनाली हाईवे पे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि रोहतांग टनल या फिर अटल टनल किस हाईवे पर है, तो यह है लेह मनाली हाईवे पर, तो इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लगभग 33 मीटर इसका जो है वो चौड़ाई है और लंबाई कितना है, 9.2 किलोमीटर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उत्तर है जापान। जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, वो अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे दिए हैं, हालांकि उनका कार्यकाल 2021 में पूरा होना था, ठीक है। और ये जो शिंजो अबे हैं ये जापान के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। अब ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री का नाम तो हमें पता चल गया, शिंजो अबे, जो अब इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। वहां के सम्राट कौन है, तो वहां के सम्राट हैं नारुहितो, कौन है, नारुहितो। और जो जापान है वो एशिया महाद्वीप का ही, एशिया महाद्वीप में ही स्थित देश है। एक बात और भी जान देंगे, जो जापान है वो छोटे छोटे और बड़े बड़े देशों का एक, द्वीपों का एक समूह है। जैसे कि जापान में बड़े बड़े मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीप और अन्य छोटे छोटे द्वीपों का ही समूह देश है। जापान की मुद्रा क्या है, येन, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और जापान का सबसे चर्चित धर्म या फिर सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। क्यों, क्योंकि वहां की लगभग 96% पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, ठीक है। जापान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो वो हैं रसिया, चाइना और कोरिया। तो इतनी जानकारी आपको जापान से संबंधित मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। भारत बांग्लादेश के किन 2 स्थानों के बीच नया व्यापार मार्ग खुलेगा, तो ये 2 स्थान का नाम आप ध्यान रखेंगे, कौन, सोनामुरा से और कौन, दाऊदकंडी, कौन कौन, सोनामुरा, दाऊदकंडी, इन दोनों स्थान का नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला है, उत्तर है मेरीके लुकास रिजनेवेल्ड को। किसको, मेरीके लुकास रिजनेवेल्ड को। अब आइए इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि 26 अगस्त 2020 को ये जो मेरीके लुकास रिजनेवेल्ड हैं, ये नीदरलैंड की एक लेखिका हैं जो सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। कौन सा पुरस्कार जीतने में, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो यह भी प्रश्न बन सकता है हमसे कि सबसे कम उम्र की इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली महिला किस देश से हैं, तो वो है नीदरलैंड से। नाम क्या है, मारीके लुकास रिजनेवेल्ड। क्या है, मारीके लुकास रिजनेवेल्ड, ठीक। और एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे कि इनको किस पुस्तक के लिए अवार्ड मिला है, ठीक। तो इनका पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। कौन है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो पुस्तक है वो आप लिख किसी भी भाषा में सकते हैं, और इसी का इंग्लिश अनुवाद किसने किया, मिशेल हचिसन ने। किसने, मिशेल हचिसन ने इसका इंग्लिश रूपांतरण किया है, यानी इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करा है, ठीक है। जिसके लिए इनका नाम भी हमारे साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
कभी कभी पूछ लेता है कि इस पुस्तक के ट्रांसलेटर कौन रहे, तो आप मिशेल हचिसन का नाम भी ध्यान रखेंगे। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि 2005 से ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रति वर्ष दिया जाना शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि 2005 से ये प्राइज मिलता और प्रति वर्ष दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसी भी भाषा में अगर आप कोई उपन्यास, काल्पनिक उपन्यास या फिर जो वर्चुअल उपन्यास है अगर आप लिखते हैं तो इसी लेखन के क्षेत्र में आपको ये पुरस्कार प्राप्त कराया जाता है। अब आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा जोखा अलार्थी का, और ये जो जोखा अलार्थी हैं ये ओमान की लेखिका हैं जिनको कि 2019 में यह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। तो किसके लिए मिला था, तो ये इनकी पुस्तक थी सेलेस्टियल बॉडीज। और पिछले साल ये प्रश्न जो भी एग्जाम हुए थे लगभग सभी जगह पूछा गया था, और इसीलिए आपको 2020 का ये पुस्तक ध्यान रखना होगा, ठीक है। कौन सा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, किसने लिखा है, मारिके लुकास रिस्नेवेल्ड ने, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 मिला? अभी हमने आपको बताया द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसका चयन किया गया? उत्तर है सुश्री सुधा पेनोली। तो सुधा पेनोली का नाम आप ध्यान रखेंगे। आज का सवाल है आपके लिए, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ कमेंट करके जवाब जरूर दे रहे होंगे, ठीक है। और पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न छोड़ गया था जिसको कि मैंने पोस्ट करा था क्वेश्चन आज से पिछले डेली डोज का, ठीक है, जो डेली डोज संख्या 331 था। तो उसमें एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। क्या होगा? कजाकिस्तान। आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि अगर आप सभी क्विज देना चाहते हैं या फिर अगर आप बिहार एसआई या उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम के लिए जाने वाले हैं तो नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इससे जुड़ करके आप सुबह 8 बजे और शाम के 3 बजे 2 समय क्विज, फुल क्विज होता है, उसे आप दे सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसका ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन, उसे भी आप इस टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं जुड़ करके। तो फिर मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।